देवेंद्र के ग्रुप में डालोगे ना? ना डालो। आज अमर सिंह की गाजियाबाद में मीटिंग हुई है सामाजिक कार्यकर्ताओं की, और बुद्धिजीवी पर बहुत जल्दी एक समाज को अच्छी दिशा निर्देश करेंगे। सभी का साधुवाद और सभी को धम्मचक्र प्रवर्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं एक जयकारा लगा दिया जाए कि आज उसी संघर्ष की बदौलत आज हम जो देश के अंदर प्रगति कर रहे हैं, शिक्षा में भी, राजनीति में भी, धार्मिक में भी। तो मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भारत। को नमन करते हुए आज एक सबसे पहले मैं वकील साहब का साधुवाद कि उन्होंने एक गोष्ठी रखी है, क्योंकि आज एक वो पवित्र दिन है हमारे लिए। इस पवित्र दिन में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 21 जुलाई 19 और 20 ये 3 डेट आ रही है अलग अलग किताबों में, लेकिन 1942 में आज के दिन दिया था, जिससे हमारे देश के अंदर हमारी तरक्की हुई है, प्रगति हुई है, सभी जगह हुई है, पूरे देश के अंदर। इस दिन को हमें सबसे ज्यादा मनाना था, उसी में और मना भी रहे हैं लोग, देश के अंदर कोने कोने में काम हो रहे हैं। वकील साहब ने लक्ष्य रखा है कि सामाजिक जो संगठन है ये अलग अलग है, एक साथ काम नहीं करते। देखो मैं ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा इस विषय में। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने संगठन हमारे बने हैं सामाजिक, उनका हम साधुवाद करते हैं, और बनने इससे भी ज्यादा चाहिए। पुराने टाइम में जो काम होता था वो ये होता था कि एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और वो तुरंत किसी भी पार्टी से मिल गया और जाकर बोला कि मेरे पीछे इतनी सारी वोट है, मैं बनना इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं मेरे पीछे ही है सब कुछ जो भी है। आज मैं चिल्ला रहा हूँ, दूसरा कहीं काम कर रहा, तीसरा कहीं काम कर रहा, चौथा कहीं काम कर रहा, तो बहुत सारी आवाज बन के उठ रही है। जिस आदमी में भी जैसी भी सोच है, जितना भी पढ़ा लिखा है, जितना भी कार्यशैली है, उसकी सोच जो बाबा साहब की विचारधारा है उस पर ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है। तो मैं इसके मैं खिलाफ हूँ कि भाई संगठन नहीं बनने चाहिए, संगठन ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, किसी के भी पास टाइम है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारे जो सामाजिक संगठन है पूरे देश के अंदर, वो 3 कदम चलते हैं और चौथे कदम पे वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उन्हें फिर अध्यक्षों की लड़ाई होती है, संस्थापकों की लड़ाई होती है। और सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम सामाजिक संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन हम प्रचारक पैदा नहीं कर पा रहे। अब जो व्यक्ति प्रचार पे जाएगा उसके परिवार को कौन संभालेगा? उसके परिवार की जिम्मेदारी संगठन की होती है। अगर संगठन परिवार संभालेगा तो कोई भी व्यक्ति 1 कदम से ज्यादा 4 कदम जाने की कोशिश करेगा। आप किसी भी धर्म का, किसी भी सामाजिक संगठन का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर एक बात निकल के आएगी। आप चाहे इस्लाम धर्म का ले हो, हिंदू धर्म का ले हो, सिख का ले हो, ईसाई का लो, आप किसी भी चर्च के अंदर जाएंगे तो आपको फादर सूटेड बूटेड बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। आप मंदिर में जाएंगे वहां भी पुजारी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। आप मस्जिद के अंदर जाएंगे वहां भी मौलाना कट्टे कट्टे बिल्कुल। और हमारे मन से उनको बेचारों को 10 रुपए को, 5 रुपए को, 20 रुपए ऐसे देते हैं, हम खर्च दे रहे हैं। हम अपने धर्म गुरुओं का भी ठीक से सम्मान नहीं करते। हम सब समाज में लोग काम करने जा रहे हैं, उनको भी ये क्या जानता है, मैं जानता हूँ सब कुछ। इसीलिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर ज्यादा पढ़े, मैंने भी पढ़े, भगवान बुद्ध इसमें ज्यादा। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है ये होना चाहिए कि भाई हम सामाजिक संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन ये केवल 2 दिन के लिए नहीं होने चाहिए कि भाई 14 अप्रैल आई और बुद्ध पूर्णिमा आई, कमों की तरह इकट्ठे हुए चाय टाइम करिए और फिर बैठ के जाकर अपनी टाइम पर। अगर संगठन बना रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार पूरा होना चाहिए। एक व्यक्ति एक संगठन नियुक्त कर सकता है आदमी कि भाई जाओ तुम क्षेत्र के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को फैलाओ, देहात के अंदर जाइए, आपके खाने का, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी संगठन बता दीजिए पूरे देश के अंदर, अगर एक भी प्रचारक कोई जिम्मेदारी लेता हो अपने, है कोई? बहुत सारे संगठन बैठते हैं, एक आदमी बताओ मेरे संगठन से एक आदमी लगता प्रचार करना।
मेरी समिति में 500 आदमी है, 200 आदमी है, 400 आदमी है, इसलिए हमारे संगठन 2 कदम चलकर तीसरे कदम कम हो सकते हैं। हमारे संगठन के अंदर मनोबल की समाज के अंदर कोई कमी नहीं है। लड़का एक से एक लड़ना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है, और पढ़ भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। लेकिन जब उनकी पीठ कमजोर होती है तो वो भी पैर अपने पीछे खींच लेते हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत सारे विद्वान सभी लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग आए, उसका साधुवाद है, गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। निवेदन यही है कि जितने भी संगठन बने उनका सबका साधुवाद करें। सामाजिक संगठन जितने ज्यादा बने उतने अच्छे हैं हमारे लिए, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ बहुत सारे विद्वान गण बैठे हुए हैं और मैं बहुत छोटा सा मतलब मिशन का सिपाही हूँ और अभी बहुत कुछ सीखने की प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मुझे बहुत जो हमारे अपने बुद्धि उनसे पहले बुलाना चाहिए था, लेकिन बाद में मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब तथागत गौतम बुद्ध हर त्यागने के बाद उन्होंने बोध ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करा था, उन्होंने बोधि प्राप्त हुई थी। उसके बाद जो तथागत बुद्ध ने अपना पहला धम्म उपदेश दिया था, तो वो आज ही के दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बाबा साहब सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जानते हैं। तो आज सभी को उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम बुद्ध को फॉलो करते हैं और बाबा साहब को फॉलो करते हैं तो हमें उनके इतिहास को भी जानना चाहिए और उसे बताना भी चाहिए कि जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे कि आज हमारा क्या महत्वपूर्ण दिन है, तो हमें उस दिन को भी याद करना चाहिए। हमारे लिए तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब दोनों एक गुरु से भी बड़े हमारे लिए हैं, और आज के दिन को एक गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो बाबा साहब ने गौतम बुद्ध जी को अपना गुरु माना था, तो उसी के उसमें मैं सभी को नमन करते हुए, जैसा कि आज मुद्दा था कि वे सभी संगठन मिलकर कैसे काम करेंगे, तो सभी ने अपने अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए उसमें। इसमें मेरा जो था, जैसे कि संगठन सब लोग बनाते हैं, मैं इसके पक्ष में हूँ कि संगठन जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। संगठन ज़्यादा जितने बनेंगे उतनी जागरूकता ज़्यादा फैलेगी, लेकिन संगठन ज़्यादा हो, लेकिन हमारी जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो एक होनी चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे वक्ताओं ने पहले भी कहा आज ऐसा बहुत सारे संगठन है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम लोग का संगठन बनाकर जितना मर्जी काम करें, अच्छे से अपने अपने क्षेत्र में काम करें, और सब लोगों को एक दूसरे के संगठन की मतलब सम्मान करना चाहिए, उनके लोगों का सम्मान करना चाहिए। अगर आज हमारा कोई प्रोग्राम हमने लगाया तो सभी को, हम जितने भी संगठन है सबको एक दूसरे के प्रोग्राम को सफल बनाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या, संगठन सबने बना दिए, अब संगठन के लोगों में पदाधिकारी बहुत अहम चीज को घुसी दी है, नहीं जी ऐसा का तो प्रोग्राम हम तो एक में नहीं जाएंगे। ये हमने खुद कितनी बार देखा है कि हम प्रोग्राम करते रहते हैं, और हालांकि तो हमारी बात है, किसी का कोई भी प्रोग्राम है, अगर हमें कोई व्हाट्सएप की मैसेज मिल गया तो 99% हम प्रयास करते हैं कि तो उनके प्रोग्राम में हम अटेंड करें, भले ही उसमें हमारा कोई रोल ना हो, लेकिन कम से कम भीड़ का तो हिस्सा हम बन सकते हैं। तो हम सब तभी होंगे जब हम एक दूसरे के संगठनों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन अब मैंने बहुत सारे वही चीज़ है कि मैं एक दूसरे को ना तो सपोर्ट करेंगे ना जाएंगे, तो संगठन कैसे एक साथ मिलकर आ जाएंगे। लोगों के अंदर जब तक हम अपने अंदर से अहम और ईगो नहीं त्यागेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक एक साथ मिलकर काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा सभी से निवेदन है, और यहाँ बहुत सारे संगठन के सभी लोग बैठे, किसी का भी कोई भी संगठन है, कोई आपत्ति है समाज के लिए, को अगर किसी भी संगठन से आ गई तो सभी संगठनों को एक साथ तन मन धन से खड़ा होना चाहिए और प्रोग्राम को सफल बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार, जय भीम। के सागर तथागत फूल को नमन। परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन नायक, बहुजन नायिकाओं के चरणों में नमन करते हुए आज के विचार गोष्ठी में उपस्थित सभी भीम बंधुओं का जय। साथियों, विषय बहुत अच्छा है, लेकिन जिस शॉर्ट में मीटिंग है, जिस शॉर्ट के लिए है, उसके टाइम बहुत कम है। जो बहुजन संगठन, देखिए बहुजन और संगठन, हमको ये भी समझ पड़ेगा बहुजन कौन है, संगठन कौन है।
जो अपना वो बहुजन कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो उनके व्यवहार में बहुजन है? क्या जो संगठन बने हुए हैं उनके व्यवहार में वो संगठन है? उस संगठन की विचारधारा है? व्यवहार की बात कर रहा है। संगठन जो टेंटेटिव अभी जो खबर है कि बहुजनों के सो कॉल्ड बाबा साहब के नाम से संगठन बने हुए करीब 29 लाख के आसपास संगठन हैं पूरे देश में। 4 लाख समथिंग कुछ एक्टिव है जो अगर रिसर्च लोग कर रहे हैं। साथियों, आज जो विषम स्थिति रही है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार। अभी हम चिंतन क्या कर रहे हैं कि हमने क्या मान लिया कि हम अगर धन नहीं होगा तो संगठन हमारा नहीं चल पाएगा, कि हम धन के बगैर भी सब कुछ कर सकते हैं। शिक्षा हमें कौन सी चाहिए वो शिक्षा हम नहीं ले रहे। हम शिक्षा व्यापारी वाली शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा जो हम ले रहे हैं वो व्यापारीकरण की शिक्षा ले रहे हैं। कबीर की शिक्षा बोलते हैं। कबीर साहब तो कभी ऑफिस में स्कूल नहीं गए, लेकिन उनको आज पीएचडी बोल रहे। हमारे संगठन के पदाधिकारियों को वो शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो शिक्षा ना होके आज कमर्शियल शिक्षा में पहुंच रहे हैं। क्या सोच रही है कि हम पढ़ें, हम अच्छे बने, हमें कुछ प्रोटोकॉल मिल जाए, हमारा जीवन यापन बेहतर हो जाए। यही हमारा सोचने का दायरा नहीं है। अब आप आ जाइए। कुछ साथी कह रहे थे कि सत्ता में ही सब कुछ है। अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे भाई कि सत्ता किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं। हम लोगों ने सरकार को ही सत्ता समझ लिया है। भाई सत्ता अलग है, सरकार अलग है। सरकार तो टूल है सत्ता का। अगर आपको सत्ता सीखनी है तो सिक्कों को सीख लो। सिक्कों की सत्ता है, उनके अपने स्कूल हैं, अपनी धार्मिक व्यवस्था है। अभी पिछले 2 साल पहले पंजाब में एक स्कूल में बसंत पंचमी का दिन था। एक प्रिंसिपल ने हवन करा दिया था, तो उस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया, अगले दिन बाहर निकाल दिया। ये होती सत्ता। समझौता नहीं किया उन्होंने। हम ज्यादातर कोई भी संगठन पदाधिकारी हो, संगठन हो, हम सब सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं कि भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग, और वो मध्यम मार्ग हमने समझौते में डाइवर्ट कर दिया है। जैसे भी भाई साहब कहते हैं ना कि भाई दारू घर में पियो, बाहर नहीं पियो। भाई घर में क्यों पियो? आप घर में भी ना पीते। दारू सबसे खराब चीज है। दारू ना पियो ना पिलाओ। बिल्कुल सही। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। हमें वो विचारधारा होनी चाहिए। अगर हमारा विचार मजबूत होगा और हमारा व्यवहार मजबूत होगा तो हमारे संगठन भी मजबूत हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सेक्टर में जाए। बाबा साहब ने स्वयं ने 1920 में मूक नायक बनाया था, जो पत्रकारिता निकाला। फिर 35 में जाके वही बहिष्कृत भारत किया। फिर 50 के आसपास इन सब शायद में हो प्रबुद्ध भारत किया। बाबा साहब ने किया ना, अरे प्रबुद्ध भारत किया। काशीराम साहब ने भी ऐसे किया। साथियों, महत्वपूर्ण है कि हमारा व्यवहारवाद, हमारी व्यवहारिकता किस दिशा में जा रही है। पूंजीवादी है, मनुवादी है या परिवारवादी है। संगठन के पदाधिकारी के अंदर अगर ये 3 गुण हैं, पूंजीवाद का, मनुवाद का, परिवारवाद का, तो वो विचारधाराओं का हत्यारा है, संगठन का पदाधिकारी नहीं है, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, फिर बुद्ध को भी, बाबा साहब को भी। बुद्ध ने धन
उनको त्याग दिया, त्याग की व्यवस्था थी। बाबा साहब ने कुछ नहीं था, अर्जित किया और फिर त्याग दिया। काशीराम साहब का कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली थे, आज करोड़पति बना के बहुत लोगों को, मेरे जैसे लोग भी उन्हीं की देन है, जो आज बहुत बड़ी मकानों में रह रहे, बहुत बड़ी गाड़ियों में घूम रहे। लेकिन हुआ क्या कि हमने उस व्यवस्था को जकड़ लिया है। सही मायने में अगर हम संगठनों को ये करना है, हर संगठन जो भी बने वो तभी संभव हो सकता है कि उसकी व्यवहारिकता उस विचार के प्रति समर्पण हो है। अगर महापुरुषों के विचार के प्रति उनका समर्पण है तो वो संगठन मान लो कि हाँ उनके लिए संगठन है, समाज के लिए संगठन, और उनकी व्यवहारिकता उस विचार से विपरीत है तो वो संगठन समाज में रहना नुकसानदायक है। चाहे हमारी पॉलिटिकल संगठन हो या हमारा सामाजिक संगठन हो या हमारा धार्मिक संगठन। अभी अजय पाल जी कह रहे बिल्कुल सही बात है। हमारे जो महापुरुष हैं वो हमें इतना कुछ दे गए हैं कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी हमारे लिए बात है कि वो लिख के दे गए, लिटरेचर है। भाई जितना बाबा साहब ज्योतिबा फूले थे, जिनका लिखित लिटरेचर है, उनसे बढ़िया शिक्षक आपको कौन मिलेगा। लेकिन कमजोरी हम कहाँ कर रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा आंदोलन में हमारे आचरण में नहीं आ रहा। हम आज पढ़ तो नहीं कि काशीराम साहब ने क्या कहा, लेकिन काशीराम ने जो कहा वो हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा। आदरणीय किंग साहब की बता रहे थे, बिल्कुल सही सटीक चोट मारी थी इन्होंने कि आज निजीकरण के बहाने हमारी शिक्षा खत्म कर दी, हमारा रोजगार खत्म कर दिया और स्वास्थ्य खत्म कर दिया। हम सब बैठे हैं ना, हम बड़े गलतफहमी में बैठे हैं। आगे आने वाली हायर एजुकेशन इतनी महंगी होगी, शायद हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। अभी फीस बढ़ा दी थी सीबीएसई की, नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी करीबन 400 की सीटी कर दी थी और और 1800। जब अभी आपने देखोगा कि पार्लियामेंट में भी डिबेट चल रही थी अग्निवीर के ऊपर, तो रक्षा मंत्री बार बार उदाहरण दे रहे थे कि भाई जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं सब में अग्निवीर है। एक भी सांसद का मुंह ही नहीं खुला कि दुनिया के जितने भी विकसित देश है वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये भी जरा बता दो। वहां का स्वास्थ्य सेवा कैसा है, ये भी जरा बता दो। ये भी बताइए। वहां की शिक्षा स्वास्थ्य सारी गवर्नमेंट की है। स्टेट्स को हम बनाते किस लिए, हम चुनते किस लिए, हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा जो संविधान है वो हमें सारी आजादी देता है, सारी ताकत देता है। अकेले आदमी को ताकत देता है, अकेले आदमी को ताकत दी जब केंद्र सामने वो मुद्दा उठा दिया, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा। और निश्चित अगर देश की आने वाली जनरेशन का भला चाहते हैं तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, राष्ट्रीयकरण का। जब हम स्टेट्स को चुनते हैं तो स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है कि भारत के आम नागरिक की जो भी आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए। हम तो कहते हैं आप हमें हमारा आरक्षण में दुख हो रहा है, आप शिक्षा स्वास्थ्य कर दो, फिर देखो हमारी दौड़ हम कहाँ जाते हैं। लेकिन करो तो सही, जिनको करने के लिए वहां बैठाया है वो सब बिल्कुल अंधभक्त हो बैठे हैं। साथियों, हालांकि काल्पनिक कहानी है, बड़ी अनसाइंटिफिक है वैसे, लेकिन समझाने के थोड़ा कहना बताना चाहूंगा हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि एक ऋषि था, उसका एक सेवक था, बिल्कुल लाइन आंखों से अंदर। उस ऋषि को दया आई, करुणा आई, उसने कहा यार ये बहुत दिन से मेरी सेवा कर रहा है और ये अंधा है और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको रोशनी दे सकता हूं, तो मैं इसको एक रोशनी जरूर दूंगा। तो एक दिन उसने कहा भाई आप काफी सेवा करते हो, अच्छी सेवा करते हो, आपको तो कुछ जरूरत हो तो बताओ।
मैं आप जो चाहोगे मैं दूंगा, लेकिन दूंगा एक चीज, दो नहीं दूंगा ये सब। उसने कहा ठीक है गुरु जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो और जब समय आएगा तो मैं आपसे मांगूंगा एक ही चीज। वो फिर दोबारा अपना बात तो बोले चलता गया, ऐसी सेवा करता गया। कुछ दिन बाद फिर क्या उन्होंने कहा गुरु जी आपने मुझसे एक वादा किया था, वो वादा आपको याद होगा? बोला हाँ मुझे याद है, तो मैं आज कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। तो बताओ भाई क्या मांगे? अब गुरु जी के दिमाग में ये थी भाई ये अंधा व्यक्ति रोशनी मांगेगा। उसने कहा गुरु जी मैं अपने पड़पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहता हूँ, अपने पड़पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा। केवल सोच का परिवर्तन था। उसने देखिए एक ही चीज में कितनी मांग ली, लंबी उम्र मांग ली, परिवार मांग लिया, धन मांग लिया, अपनी रोशनी मांग ली, और डिमांड सिर्फ एक ही थी। तो ये सोच हमारे संगठन की पदाधिकारी की होनी चाहिए। यही तर्कवादी भाव है। हम तर्क करना भूल गए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना भूल गए, ईर्ष्या को मन में अंदर पा लिया। हमारा संगठनों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया है तो आपसे किसने किया है? ईर्ष्या ने किया है। ईर्ष्या की अगर हम कुर्बानी दे दें तो निश्चित हम बहुत आगे इस देश को ले जाएंगे। और वास्तव में अगर आप सब, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, हम सब बाबा साहब के ऋणी हैं, बाबा साहब के कर्जवान हैं। अगर उनके सपनों का, उनके विचारों का अगर भारत बनाना चाहते हैं तो मैं निश्चित आप ये कमर कास लो, जितने इस हॉल में बैठे ना ये लोग बहुत हैं पूरे देश में क्रांति करने के लिए। सिर्फ ये त्याग ही नहीं, उन्हें कमर कस लो कि हमें त्याग करना है। अकेले बाबा साहब इतना कुछ दे गए और वो सब मिलके उनकी विरासत को बचा नहीं पा रहे। तो इस बात का कि वो लॉस हो रहा है, हर बार हर इलेक्शन में लॉस हो रहा है, हर पट्टे बंडी के नुकसान हो रहा है, हम बचा भी नहीं पा रहे। तो हमें ये आगे आने वाले समय, आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें महापुरुषों की नालायक संतान कहेगी अगर हम इस व्यवस्था को नहीं बचा पाए। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस अहम को कुर्बानी देके अपने महापुरुषों के प्रति अपना समर्पण रखें, उस विचारधारा को अपने आचरण में लाएं और निश्चित जो बाबा साहब ने अंतिम में प्रबुद्ध भारत का एक विचार बनाया था, इस देश को एक प्रबुद्ध भारत के रूप में देना चाहते थे, वो जिम्मेदारी अभी हमारे ऊपर है, हमारे कंधों पर है, वो हमें लेनी चाहिए। उसके लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। आप लोग सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। बाबा साहब और सभी पूर्वजों को अपना आदर्श मानते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दर्द जो आपको आज दिखाई दे रहा है, और ये अच्छी बात है कि लोग अपने मन की बात खुलकर कह रहे हैं, कहनी भी चाहिए। सच्चाई यही है जो यहाँ कहा जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी ये दर्द अब से करीब 14 साल पहले पैदा हुआ, और शायद यहाँ बालग्राम बोध जी बैठे हैं, आदरणीय बालग्राम बोध जी, हमारी वसुंधरा में मुलाकात हुई थी, शायद याद होगा। तो बहुत बड़ी चर्चा वहाँ हुई थी हमारी, इनसे और साथी लोग बैठे हुए थे, चेहरा साहब थे। तो हमने यही चर्चा हमारी ये रखी थी कि समाज का भला कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, जो नुकसान समाज का हो रहा है उसे कैसे रोका जाए। तो बालग्राम बोध जी ने एक ही बात कही थी, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, कि इस समाज को हमारे लोगों ने ही धोखा दिया है, इसलिए मिशन को धक्का लगा और इसलिए मिशन को चोट पहुंची है। तो जो बात उन्होंने कही थी मैंने आपको रिपीट कर दी। हमारे मिशन को चोट पहुंचाने का काम हमारे लोगों ने किया, और ये संगठनों की जरूरत पड़ी क्यों? संगठनों की जरूरत तो पड़ी नहीं चाहिए थी। कारण बताता हूँ क्यों।
हमारे बाबा साहब की मेहनत की वजह से, उनके त्याग की वजह से हमें रिजर्वेशन मिला पार्लियामेंट के अंदर, हमें रिजर्वेशन मिला विधानसभाओं के अंदर, हमें रिजर्वेशन मिला नौकरियों के अंदर। चारों तरफ रिजर्वेशन के माध्यम से हम जो है सशक्त हुए, मजबूत हुए। और जब इस रिजर्वेशन पर चोट पहुंचाई गई, देखिए एक बात ध्यान रखिए, मेरी बात काटना चाहे तो काट दें, कोई बात नहीं, बीच में ना बोले, बाद में आकर काट ले, कोई बात नहीं है। जो भी प्रगति हमारे समाज की हुई है वो रिजर्वेशन की वजह से ही हुई है, थोड़ी बहुत जितनी हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये सच्चाई है। और उस रिजर्वेशन पर पिछले 20-25 सालों से लगातार हमला हो रहा है। और हमारे नेतागण, मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, लेकिन मलेरिया है तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। मलेरिया भगाना है, बीमारी भगानी है तो कड़वी गोली खानी पड़ेगी। हमारे हर सरकार में, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेसी गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी और जनता दल की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमारे 10-5 मंत्री रहते हैं, हमेशा रहते हैं, नहीं रहते हैं। फिर ये निजीकरण क्यों शुरू हुआ? हमारे मंत्रियों के होते हुए 133 रहते और रिजर्वेशन खत्म करने का आदेश पार्लियामेंट से जारी हो रहे हैं, कितने बड़े फंड की बात। और 131 MP हमारे हमेशा पार्लियामेंट में रहते हैं। इक्का दुक्का कोई अवसरों को छोड़ के, अपवादों को छोड़ के कभी भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दो बार भी छोड़ के 99 में आवाज उठी थी, एक आवाज, पार्लियामेंट ठप हो गई थी 2 दिन और आपकी बात मान ली गई थी, लेकिन वो केवल अपवाद था। रोज ऑर्डर इशू हो रहे, रोज। आज ये रिजर्वेशन खत्म, आज रेलवे का रिजर्वेशन खत्म, कल बैंक का खत्म, कल उसका खत्म, कल LIC खत्म, सब जगह रिजर्वेशन खत्म करने की बात चल रही है। लगभग 60% रिजर्वेशन खत्म हो गया है, क्योंकि हमारे नेता कुछ भी नहीं करते, इसलिए संगठनों की जरूरत पड़ती है। किसानों के नेताओं ने भी अपने जो है किसानों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाई, इसलिए किसान जो है चारों तरफ, इसके दिल्ली के चारों तरफ बैठ गए। आपको याद होगा, साल भर तक बैठे रहे गैर राजनीतिक रूप में, और उनके नेता बहुत कम मिलना है उनसे। हमारे नेता तो कई, उनके नहीं है। और इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया, उनकी बात मानी गई। 750 लोग करीब मरे किसान, उनकी बात मानी गई, इसलिए संगठन की जरूरत है। मैं बात हर जगह कहता हूं कि जब राजनीतिक व्यवस्था गल जाती है, सड़ जाती है, बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, निकम्मी हो जाती है, तब संगठन की जरूरत पड़ती है, यानी कि समाज की जरूरत पड़ती है। ये संगठन कितने हो, ये बहुत लंबी बहस है, इसमें मैं छोड़ के, कड़वी लगे की बात बहुत कड़वी बात है। राम जी को छोड़ के किसी ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया, कहीं ना कहीं बिक गए। बुद्ध प्रिय मौर्य जी जैसे लोग जब पार्लियामेंट में थे तो दहाड़ते थे, और कई बार जो है मार्शल उन्हें उठाने के लिए चलते थे, तो मौर्य साहब कहते थे नहीं मैं अपना आप जा रहा हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ऐसे नेताओं की जरूरत है। हालांकि बाद में वो भी थोड़े से, ये दर्द जो यहाँ निकल कर आ रहा है, वो एक दर्द मेरा भी है, मैं भी अपना दर्द कहूँगा कि एक आंदोलन, चूँकि अभी हमारी क्षमता इतनी नहीं थी, तो हमने मोदी नगर में एक आंदोलन किया। मैं वो डिमांड बताता हूँ सरकार से हमने क्या किया। उपकरणों का निजीकरण बंद किया जाए, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू की। इन बातों पर कोई बात ही नहीं करता है, ना कोई राजनीतिक दल बात करता, ना कोई बात ही नहीं करता इन चीज़ों पर। बहुत कम लोग बात करते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही बात करता है बस। पूरे देश में समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाए। किस दिन बैठेंगे कि फुर्सत से तो लंबी चौड़ी बात करेंगे, आज मैं शॉर्ट में करूँगा। सरकारी कार्यालयों विभागों में ठेकेदारी संविदा प्रथा बंद की जाए, राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया जाए। किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना कोई बड़ी बात नहीं।
राष्ट्रीयकरण किया गया था, किसने किया था ये आप सब जानते हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता। तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए सब चीज़ों का, जो रिजर्वेशन है तभी तो फायदा है। कोई बात क्यों नहीं करता इन चीज़ों पे? पार्लियामेंट में बैठे नेता कर क्या रहे हैं? हर आदमी को जो है दौड़ लग रही है, टिकट मिल जाए एमपी का, टिकट मिल जाए एमएलए का, क्या करोगे क्या जाके वहाँ जाकर चुप बैठ जा, कोई बोलता है नहीं, इसलिए समाज को खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए हम भी खड़े हुए साथियों। तो ये ज्ञापन हमने राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति जनजाति के जो खाली पड़े होते हैं उन्हें डिवीजन कर देते हैं ये लोग कि सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल करके, और 3 साल आप गए निकल के फिर वो डिवीजन कर देते हैं, जनरल से पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ हमारी सर्वश्रेष्ठ संविधान पे उल्टी सीधी बात करने वाले लोगों को फांसी की व्यवस्था की जाए। तो ये हमारी कुछ मांग थी, सब दुख व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा हूँ। तो कोई भी संगठन जब समता सैनिक दल कोई आंदोलन बड़ा पार्लियामेंट तक करता है, मैं मौजूद होता हूँ, और मैं नहीं, मेरे साथी भी मौजूद होते हैं। तो साथियों, आज बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये नेता ऐसा करते क्यों? वो तो बिकाऊ हैं। बाबा साहब की कुछ बातें हमें अपने अंदर उतारनी पड़ेगी भाई। बाबा साहब में क्या मुख्य बातें थी जो वो चमकते सितारे बन गए, सूर्य बन गए, सारी दुनिया के नेता बन गए, हमारे ही नहीं। उनमें 3 गुण थे। नंबर 1, उन्होंने कहा भी है अपनी जो है उसमें खंडों में लिखा है, नंबर 1, वो कभी डरे नहीं किसी से। नंबर 2, बाबा साहब झुके नहीं कभी भी, और बाबा साहब कभी बिके नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, कभी कोई हो जाए कहीं ऐसी बात तो थोड़ा बहुत डर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो बिकने की प्रवृत्ति है उसे बंद करना होगा। ये जो हमारे संगठन नहीं चल पाते, यही कारण है कि हर आदमी को जो है बस पार्लियामेंट की दौड़ लग रही है। मेरे संगठन के माध्यम से जो हमारे साथी थे, हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ, ये इसलिए बनाया गया कि सेंटर में जो है एक न्यूट्रल स्थिति पैदा हो गई कि कोई बोल ही देना, कहीं भी नहीं बोलना, इसलिए हमने बनाया। और ये जो कार्यक्रम हमने किया था 30 अक्टूबर 2023 को, इसमें सभी संगठनों को इनवाइट किया गया, आसपास के सभी संगठन जितने भी थे। एक भी संगठन नहीं पहुंचा, एक भी आदमी किसी संगठन का नहीं पहुंचा। और इरादा तो दिल्ली तक का कर रहे हैं हम, जिस दिन हमारी क्षमता हो गई दिल्ली में भी ना हो बोल रहे हैं। तो ये 3 गुण विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपको समाज में काम करना है, निस्वार्थ भाव से अगर करना चाहते हो, तो मैदान में उतरो। अगर बिकना नहीं चाहते तो मैदान में उतरो। और अगर कहीं स्थिति ऐसी दिमाग में चल रही है कि भाई बिकना ही बिकना है, फिर तो घर में बैठ जाओ भाई, धोखा मत दो। अरे पकड़े जाएंगे, चलो ठीक है, युवा कोई जरूरत नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो मत आओ, नौकरी वाले मत आओ, कोई बात नहीं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं। अरे पकड़े जाएंगे, फिर आ जाएंगे बाहर, क्या हो गया? 9 अगस्त को हम वहीं मिलेंगे जंतर मंतर पर। जो भी आंदोलन होता है मैं किसी को नहीं छोड़ता, और हमारे संगठन की तरफ से 2-3 गाड़ियाँ जाती ही जाती है वहाँ पर। तो ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो शुरुआत की है इसको जो समावेश करके आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत। डरेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं, और बिकेंगे भी नहीं, ये वादा करते हैं। एक साथ चलेंगे। अब मैं अगले एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं और एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं। सामने एक शब्द है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकता। ऐसा कोई आदमी यहाँ बैठा है कि जो अपने बुजुर्गों की, अपने महापुरुषों का सम्मान ना करता। मुझे पहले ये बात कोई करेगा ना, उनका सब करते हैं। बाबा साहब के उसमें आए हैं तो सब करते हैं। 10 से 15 मिनट हमारी उसी में खर्च हो जाती है। तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए सभी करते हैं। पुष्प आपने अर्पित कर दिया, आपने नमन कर दिया। दूसरा, हम बाबा साहब की और बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऑर्नामेंटल चीज़ों से क्या दूर हो रहे हैं? इतने सारे कड़े, ताबीज, गंडे वो बांध रखे हैं हमने, उनका क्या मतलब है?
उनका मतलब बताओ ना, बाबा साहब की बातें करने से थोड़ी ना कुछ होता है अपने आप में। पहले बुद्ध ने अपने आप को चेंज किया, बाबा साहब ने अपने आप को चेंज किया, मान्यवर काशीराम साहब ने अपने आप चेंज किया, और ज्योतिबा फूले साहब ने अपने आप को चेंज किया। तभी तो हमें ये सब चीज़ मिली। ये जो फालतू की चीज़ें चल रही है, बाबा साहब ने 3 शब्द दिए हैं, 2 पूरे हो गए, तीसरा होने वाला है। 3 शब्द दिए। पहला बाबा साहब ने कहा एजुकेट, शिक्षा की कमी नहीं है, लबालब है समाज शिक्षा। दूसरे बाबा साहब ने शब्द दिया था एजिटेट, संघर्ष के लिए सब बैठे तैयार, सबके हाथ में तलवार और ढाल धरी है, सबको विचार का संघर्ष है, ना कि तलवार। तो मैंने मतलब शब्द बोल दिया है, वो विचार के संघर्ष के लिए तैयार बैठे हैं। और लास्ट शब्द बचा है बाबा साहब का, उसके लिए मैंने अपने आप को नहीं कहा, हम कहा कि टीम है, उसमें आप सब भी उसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के विद्वानों से बात कर रहे हैं। रोज हर टाइम बैठते नहीं हैं, घर नहीं बैठ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। उस चीज़ को भी आपको देने वाले हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में रहते हुए 3 प्लेटफॉर्म बनाए, लास्ट वाले के अब लगभग 35-36 टुकड़े कर दिए RTI के। तो हम जो हमारे संगठन थे उनमें कुछ ना कुछ कमियां आ जाती, कुछ ना कुछ हमारे नेतृत्व में खामियां होती, तो उनको बदलना भी जरूरी है। खुद ने कहा था, बाबा साहब ने भी कहा, मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा, और उन्होंने किया भी समय समय पर। जो चीज़ें खराब हो जाती हैं उनको चेंज करना बहुत जरूरी है। और उनको वैसे आप जो है ना किसी के प्रति अलग भावनाओं से चेंज करो या उनका प्रतिरोध रख के चेंज करो, ऐसे चेंज नहीं करनी है। उनको उनके साथ ही चेंज करना। उनके साथ कैसे? उनका विरोध नहीं करना। उधर से हटे, इधर शिफ्ट हो गए, बस। विरोध किया ना तो वो रहेंगे ना हम रहेंगे, हमें विरोध नहीं करना। वो सिस्टम भी हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने होता है। पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि जब तक लोगों में एक ललक ना हो, लोगों में उस काम को करने की अपने अंदर से, अपने कंसीन से वो भावना पैदा ना हो, तब तक आदमी उस पर काम नहीं करता है। हमारे अंदर व्यवहारिकता होनी चाहिए दूसरे के प्रति। हमारे बुद्ध ने हमें दिया, कृष्ण दिए, पंचशील दिए, अष्टांगिक मार्ग दिया, पारमिताएं दी। हमारे जो संगठन होना चाहिए उसमें उनसे लैस आदमी होने चाहिए। जब तक उनको पढ़ के वहाँ वो काम नहीं करेंगे, क्या की भावना नहीं रखेंगे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। हम बहुत सारी बातें करते हैं पर हम उसको व्यवहारिकता में नहीं लाते। व्यवहारिकता सबसे बड़ा मतलब हथियार है कि जिससे हम बहुत अच्छी चीज़ों को गेन कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हम एजुकेट भी हैं, एजिटेट हम कर ही रहे हैं और ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। बाबा साहब ने खुद ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी और वो पूरा होगा। कोई भी महापुरुष ने कोई कथन कहा है हमारे ने, तो वो पूर्ण हुआ है। ये आपने इतिहास से पढ़ा भी है। तो ये चीज़ अभी होने वाली है, बहुत जल्दी हम उसके लिए आगे करेंगे। 9 तारीख का जो प्रोग्राम है, बाबा साहब की जो स्टैचू को वहाँ से हटा दिया, उसको पुनर्विस्थापित करने के लिए जो संगठन है उसमें सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वहाँ सब तन मन धन QR कोड भी जनरेट होने वाला है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हम जो काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन आप बना लो, गली मोहल्ले में कितने बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा मन बाबा साहब के समता सैनिक दल पे होना चाहिए, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पे होना चाहिए। और जो तीसरे संगठन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी बाबा साहब के नाम से ही है, पर वो थोड़ा सा अलग होगा। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और मेरी नहीं, हमारे लोगों जो हम संगठन में, हमारी नहीं, समाज के जन जन आदमी की उस पर चेतना है कि भाई कुछ होना चाहिए। तो बहुत जल्द होने वाला है। उसमें बिकने वाले लोग नहीं होंगे, अपने आप को समर्पित करने वाले लोग होंगे। जो अपने आप को समर्पित करेगा वही होगा, दलाल नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होगा, कोई किसी तरह का इस तरह का स्टेप उसमें नहीं होगा। तो सारे स्टोरों से इकट्ठा किया जा रहा है। अब जब तक उसको इकट्ठा नहीं कर ले तो एक्सपोज करना भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, समाज को जल्दी एक नई दिशा मिलने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा सवाल है मेरा आपसे। जी, समीक्षा ये है कि संगठन
अभी बालाग्राम जी ने भी कहा और हमारे अजयपाल जी ने भी उसमें फोकस किया। पहले तो जिस चीज़ की नींव सही नहीं होगी वो इमारत कभी सही नहीं चलेगी, वो गिरना उसको तय है। मेरी पीड़ा मैं आपको बताऊं, कम से कम आज के डेट में 5-6 संगठनों से मैं बिल्कुल डीपली अंदर तक मेरा सभी से परिचित है। उन्होंने मेरी हर समय, चाहे वो मेरे साथ 24 घंटे बैठने वाले हों, उन्हीं से मेरी रहती है कि भाई संगठनों को चलाने वाले लोग बाबा साहब को मानने वाले होने चाहिए। बाबा साहब की आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं और वो संगठन चला रहे हैं, तो संगठन एक तो कभी बंद नहीं हो सकता और वो संगठन कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रख सकता। जैसे ही आज एकीकरण की बात आई है, वो एकीकरण की बात आती ही नहीं। हमारे संगठन ही गैर आइडियोलॉजी पर आधारित है, वो आइडियोलॉजी पर है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसे भी यादें बताएं, हमारे वीर सिंहानंद जी हैं, उनको कोई भी बात नहीं थी। सुबह ही मैंने बोला, उठ के चले बोले मैं तो समाज की चीज़ों के लिए मुझे इन्विटेशन क्या जरूरत, तो मैं तो आ रहा हूँ पहुँच के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आइडियोलॉजी के साथ हैं वो संगठन कैसे आप खड़े हो गए। आप जैसे जन चेतना समिति आज के इन्होंने पहल की है, इसके लिए तो मैं इतना साधुवाद के पात्र है ये समिति और उनके साथ में अमर सिंह जी, कि ये पहल कम से कम पीड़ा उनके अंदर हुई और उस पीड़ा की वजह से यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और बहुत ही छटे हुए सभी इंटेलेक्चुअल को यहाँ इकट्ठा किया गया, जो समाज की इस पीड़ा को रात दिन अपने घरों में कोने में किसी को बुला करके, मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूँ। बालाग्राम जी, हमारे अरविंद जी इस पीड़ा को 3-4 बार तो घर पे मतलब बयां कर चुके और ये पीड़ा फूट करके निकली है और वो आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का मन बनाया, तो उनके लिए विशेष साधुवाद। और इसकी कीमत जब इनका मान सम्मान रखा जाए, जितने संगठन हैं उनको वास किया जाए, उनके लोगों के आइडियोलॉजी चेक की जाए, किस आइडियोलॉजी से, किस मानसिकता से, पूंजी वगैरह को जो आप बता रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो ये चारों व्यवस्थाएं हैं, इन चारों व्यवस्थाओं पर आदमी पूरी तरह से वो नहीं है, कामयाब नहीं है, तो संगठन कभी नहीं चला सकता। वो अपने आप को धोखा देने के लिए, समाज को धोखा देने के लिए वो चाहे संगठनों को ढोता रहे, लेकिन चल नहीं सकती चारों व्यवस्थाओं पर अगर जब तक बात मजबूती से नहीं रखेंगे। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, आर्थिक बहुत इम्पोर्टेंट रख चुके हैं, अजयपाल जी रख चुके हैं, क्योंकि आर्थिक के बिना बहुत चीज़ संभव नहीं है। बाकी सब मतलब बहुत चीज़ संभव है, सब कुछ संभव नहीं है उनके वजह से भी, क्योंकि नॉलेज बेस आप बालाग्राम जी बता सकते हैं कि नॉलेज बेस कबीर साहब का उदाहरण देकर वो सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उनकी गंदगी साफ हो संगठनों की, और फिर संगठन एक कॉल करें, व्हाट्सएप पे कॉल जाए, तो उसके साथ में सभी सामाजिक बिंदुओं के लिए, व्यक्तिगत नहीं। जैसे भी इशू था, अभी जंतर मंतर में इशू था, वहाँ मैंने देखा कि करीब करीब संख्या चाहे वो ज़्यादा थी थोड़ी थी, लेकिन सभी संगठनों के लोग थे। और अभी भी 9 अगस्त को कॉल की गई है, उसमें 43 संगठन मैंने पढ़े हैं, 43 संगठनों की अपनी सहमति आ गई है, वो अपने इनको इशू अपने जगह पर हों, लेकिन 9 अगस्त को वास्तव में सभी संगठन पहुँच रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको, संगठनों को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल ना करें, केवल अपने सामाजिक कॉज के लिए करें और सामाजिक कॉज के लिए ही इन्वाइट करें और एक आवाज़ पर इकट्ठे हों। और जैसे मीटिंग आज हुई है, ऐसे ही मीटिंग हमें जब बनेगी, जब जितने संगठनों के लोग हैं, जितने संगठनों के मुख्य हैं जो जुड़े हुए हैं, वो अगली मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और इसको अमली जामा ये पहनाया जाए कि हाँ भाई, हम अपना सब कुछ भूल करके आप बुलाएं और जाएं, मिलते रहें, ये कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा। तो इसका मतलब है आज की मीटिंग सार्थक है। और ये मेरा आपसे सभी से, यहाँ बैठे हुए सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का कार्य करें। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।